की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम एक जरिया है आप तक खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाने का। और इसी कड़ी में बता दें आपको कुछ अहम बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे धान की उन्नत किस्मों और खेत की तैयारी के बारे में। फिर मिलवाएंगे सफल किसान अभिषेक राणा से और फिर हम आपको बताएंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कार्यक्रम में हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश में प्रमुख फसलों में गिनी जाती है और इसकी खेती देश के लगभग हर क्षेत्र में की जाती है और कई जगह तो इसे एक नहीं 2 बार भी लगाया जाता है। बता दें आपको कि अच्छी उपज हासिल करने के पीछे उन्नत किस्मों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो धान की कौन-कौन सी उन्नत किस्में हैं, साथ ही इस समय खेत की तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। धान की खेती सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। हमेशा अच्छा बीज बोए और किसी भरोसेमंद जगह से ही खरीदे। पूसा 1460 अच्छी किस्म है। इसके पौधे छोटे आकार के होते हैं। दाना भी छोटा और पतला होता है। ये किस्म 120 से 125 दिनों में पक जाती है और इससे प्रति हेक्टेयर 50 से 55 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। WGL 3210 का भी पौधा और दाना दोनों छोटे होते हैं। 125 से 130 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्में 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। पूसा सुगंध 3 का दाना पतला और खुशबूदार होता है। ये 120 से 125 दिनों में तैयार होती है और उत्पादन 40 से 45 क्विंटल होता है। MTU 1010 का दाना छोटा होता है। महज 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। पैदावार 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है। IR 64 का पौधा छोटा और दाना लंबा होता है। 120 से 125 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म भी 50 से 55 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। जबकि DRR 310 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए खास तौर से तैयार की गई है। ये काफी लोकप्रिय है और 125 दिनों में पककर तैयार होती है। उपज 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। DRR 45 जिंक से भरपूर किस्म है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए खास तौर से तैयार किया है। 125 से 130 दिनों में पकने वाली ये किस्म 50 क्विंटल तक उपज की क्षमता रखती है। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 12 किलो नील हरित शैवाल और 10 से 12 किलो PAB जैव उर्वरक का छिड़काव कर ले और उन्हें मिट्टी में अच्छी तरह मिला ले। श्री विधि से धान की रुपाई उसी खेत में करें जिसमें पानी ना भरता हो। स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए उचित जल निकास वाली जगह चुनें। बुआई के 1 महीने पहले नर्सरी की तैयारी की जाती है। नर्सरी क्षेत्र में हर 15 दिनों के अंतराल पर पानी देते रहे और खरपतवार उगने दे। बाद में हल चलाकर खरपतवारों को नष्ट कर दे। ऐसा करने से धान की मुख्य फसल में खरपतवारों की कमी आएगी। इसके अलावा नर्सरी वाली जगह को मई जून के दौरान जोतकर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दे। इससे मिट्टी से जुड़ी बीमारियों में कमी आएगी। धान का खेत तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करें। साथ ही खेत की मजबूत मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी ज्यादा समय तक ठहरा रहे। आखिरी जुताई के दौरान 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी खाद खेत में मिलाएं।
इसके अलावा 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी है, जबकि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा एक साथ दे देनी है। मध्यम आकार की किस्मों के लिए 40 किलो, मोटे धान के लिए 45 किलो और बासमती किस्मों के लिए 20 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीजोपचार जरूर कर लेना चाहिए। जहां पर जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग की समस्या हो, वहां पर 25 किलो बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन को मिलाकर पानी में रात भर भिगो दे, फिर 24 से 36 घंटे तक जमाव होने दे। बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहे। दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी बो ले। धान की पौध तैयार करने के लिए 8 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी होंगी। शुरू के 2-3 दिन अंकुरित बीजों को पुआल से ढके रहे। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में थोड़ा ही सही बदलाव लाया है और सफलता भी हासिल की है। आज के हमारे जो सफल किसान हैं उनका नाम है अभिषेक राणा। बता दें आपको, जैविक खेती को अपनाए हुए हैं ये और सफल भी बने हैं। किस तरह का रहा है इनका सफर, आइए जानते हैं। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हमारे देश के किसान भी अब जैविक खेती के होने वाले फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं। आज बात ऐसे ही एक किसान अभिषेक राणा की। अभिषेक राणा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। ये पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल 28 एकड़ खेत है, जिसमें से 10 एकड़ में वो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती के बारे में इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। मैं पिछले 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती मेरे लिए कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ से जैसे मेरी पढ़ाई हुई है गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 2002 से 2011 तक, मतलब मैं चौथी क्लास में वहाँ पे गया था। तो चौथी क्लास से मैं जब तक मैंने +2 किया, मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को ही वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे गाय के गोबर के द्वारा ही खेती की जाती थी। गौमूत्र को एक तालाब में इकट्ठा करके और उसकी पानी के साथ सिंचाई की जाती थी पूरी ज़मीन के अंदर। तो मेरे लिए कोई नया एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो मैं अपनी ज़मीन पे करने के लिए, मुझे जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है तो कुछ उसमें नया नहीं था मेरे लिए करने के लिए। तो वो मैं शुरू से देखा है, वो मैंने उसको किया है अभी आके जी। शुरुआत से ही वो जैविक खेती करना चाहते थे। 1 एकड़ से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती गई, अपने खेत में इन्होंने मुख्य फसल के रूप में दलहन को लगा रखा है। इसकी एक खास वजह पानी की बचत भी है। कम पानी में दलहनी फसलों से ज्यादा उपज हासिल की जा सकती है। अभिषेक राणा मिश्रित खेती भी करते हैं। अगर हम मिश्रित खेती में जाते हैं, जो उसकी वैल्यूएशन हम देखें कि जो वैल्यूएशन है उसकी, वो उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो एक चीज़ हमारे को, मतलब कि कोई, जैसे कि मेरे पास गेंदे का फूल अभी गेहूं में लगा हुआ है, वो मैंने नियर अबाउट ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये का फूल मैंने उसमें से निकाल के उसको सेल किया है। अब मेरी गेहूं अभी आने वाली है, उसके बाद मेरा अमरूद भी उसमें तैयार हो रहा है। घर के लिए मेरी मूली जो सब्जी यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वो भी इसी प्लाट में लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल उसकी एक कैलकुलेशन निकालें तो वो कहीं ज़्यादा है जी। हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है रासायनिक के अंदर जाके खेती करने का, कि यहाँ पे हमने अनाज को उगाया और सीधा उसको ट्राली में लोड किया, मंडी में ले गए और अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। मिश्रित खेती में थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे आपकी मार्केटिंग होएगी, आपकी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सेल होएंगी, वो धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आएंगे, पर वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं वो पैसे। कि अगर हम देखें कि एक तरीके से अगर हम 50,000 की जीरी खेत में से निकाल रहे हैं और अगर मिश्रित खेती की तरफ जाएँ, वो कम से कम 50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 1 लाख रुपये मिश्रित खेती से निकाल लेता हूँ जी। अभी हमारा 2016 और 17 का हमारा टोटल कैलकुलेशन था। हमारी 10 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो हम पैदावार कर रहे थे, नियर अबाउट 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। और रिसेंटली जो अभी हमारा 2021-22 के अंदर हमने कैलकुलेशन किया है, वो नियर अबाउट हमारा 7.5 से 8 लाख के बीच में, लगभग डबल की रूप में ही वो हमारे को मिला है। यही नहीं, अभिषेक अपने खेत में मटर, मूली, अमरूद के अलावा फूलों की खेती भी करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी जो मुलाकात है डॉक्टर राजेंद्र जी से हुई,
जो KVK तेपला में एक एज ए ऑर्गेनिक के यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी रूपरेखा मेरे लिए तैयार की, खेतों के लिए कैसे उसका डिज़ाइन करके हमें उसमें मिश्रित खेती करनी है। उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया है और समय समय पे हमारे रमेश जी हैं, वो भी हम समय निकाल के हमारे पास आते रहे और आगे हमारे को हर तरीके की रूपरेखा बताते रहे किस तरीके से हम कर सकते हैं खेती में जी। इन्होंने हमसे संपर्क किया आज से 4-5 साल पहले और इन्होंने आके हमसे पूछा भी कृषि की क्या नवाचार और क्या नई तकनीकियां हैं जिनसे हम अपना मुनाफा बढ़ा सकें और हमारी खेती भी सस्टेनेबल यानी कि सतत बनी रहे, और रासायनिक खेती से हम किस तरह से जैविक कृषि की ओर हम आ पाएँ। तो इस सिलसिले में हमने प्रयास किए, उनको प्रशिक्षण दिया जैविक फार्मिंग के ऊपर और रासायनिक खादों का कम से कम उनको खाद यूज करने का प्रेरित किया और धीरे धीरे जाके उनकी खेती फिर ऑर्गेनिक खेती में तब्दील हुई और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो आए और इसी के परिणामतः वो आज पहले से यानी कि 16-17 से लेके और अब आज 20-21 में डबल से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव का श्रेय कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को भी जाता है। हमारी सरकार द्वारा इतने ठोस कदम उठाए गए हैं कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो रही है। जी हाँ, ऐसा ही एक कदम है किसान उत्पादक संगठन। हमारे किसान इससे जुड़ रहे हैं, लाभकारी भी बना रहे हैं इसे अपने लिए। किस तरह से ये संभव हो पा रहा है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अपनी थोड़ी सी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें ना तो वाजिब दाम मिलता है और ना ही ये अपनी फसल का तोल मोल करने की स्थिति में होते हैं। किसी आपदा की स्थिति में सही सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे हालात से बचने के लिए किसान समूह बनाए गए हैं जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। किसान उत्पादक संगठन को समझने से पहले हमें उत्पादक संगठन को समझना होगा। उत्पादक संगठन दरअसल ऐसा समूह या कंपनी है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादक करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों में किसान भी हो सकते हैं, दुग्ध उत्पादक भी, मछली पालक भी, बुनकर भी, ग्रामीण कारीगर भी या हस्तशिल्पी भी। ये समूह एक कानूनी संस्था होती है जो किसी छोटी मोटी कंपनी की तरह काम करती है। किसान उत्पादक संगठन भी इसी तरह का समूह है जो कृषि उत्पादन के काम में लगा होता है। समूह के सभी सदस्य कृषि कारोबार चलाने के मामले में एक जैसी सोच रखने वाले होने चाहिए। एक गांव या फिर कई गांव के किसान मिलकर ये समूह बना सकते हैं। इन समूहों की सहायता नाबार्ड और लघु कृषि कृषक व्यापार संघ यानी SFAC करता है। ये संघ FPO को वित्तीय सहायता देकर शुरुआती खर्चे वहन करता है, जिसमें किसान समूह के प्रशिक्षण और निरीक्षण दौरे भी शामिल होते हैं। SFAC कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के मकसद से पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी योजना भी चला रहा है। किसान अलग अलग फसलों का प्राथमिक उत्पादक है, लेकिन
समस्या ये है कि किसानों की मेहनत का आर्थिक फल दूसरे लोग या बड़ी कंपनियां ले जाती हैं। एफपीओ किसान को एक तरह से कंपनी का मालिक बना देता है। सरकार 10,000 और किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिन पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आना है। बेहतर व्यापार के लिए इन्हें राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम से भी जोड़ा जा रहा है। ई-नाम से फिलहाल 2040 एफपीओ जुड़े हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त और उपज के लिए अच्छा बाजार और बेहतर कीमत मिल सके। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही बता दें, आपको जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।